नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं आज प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 5 को लेकर के आया हूं और इसमें हम लोग देखेंगे मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेट्स। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक के अन्य सारे रिलेटेड जो टॉपिक थे उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग पार्ट 5 को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट होगा कि जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ वो जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को जा करके देख लें। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पार्ट 5, मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की गति एवं दिशा। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लेट क्यों गतिशील होते हैं और इनकी दिशा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है प्लेटों की गतिशीलता के क्या कारण है। जो गतिशील है प्लेट, अगर जो मूवमेंट हम लोग जानते हैं कि प्लेट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट का क्या कारण है। तो मूवमेंट के जो कारण है उसमें से पहला कारण ये है कि मैग्मा चैम्बर से उठता हुआ लावा भूपर्पट्टी से टकराकर क्षैतिज रूप लेता है, जिसके कारण प्लेटों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। पहला ये है कि मैग्मा चैम्बर से लावा जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो भूपर्पट्टी से टकराते हैं और टकराने के बाद वो क्षैतिज रूप ले लेते हैं, जिसके कारण वो गतिशील होते हैं प्लेट। दूसरा कारण ये है कि जब ये प्लेट गतिशील होने का क्या कारण है, दूसरा कारण कि जो अपसारी सीमा होता है उस अपसारी सीमा के सहारे जो मैग्मा होता है वो दो प्लेटों के मध्य से होकर के ऊपर की तरफ वो गतिशील होता है। जब ऊपर की तरफ गतिशील होता है तो दो प्लेटें जो है क्षैतिज दिशा में, विपरीत दिशा में वो स्थानांतरित होने लगती हैं, गतिशील होने लगती हैं। और तीसरा जो कारण है प्लेटों की गतिशीलता का, वह ये है कि प्लेटों में प्रत्यावर्तन होता है, जिसे अंग्रेजी में सबडक्शन कहते हैं। उसके कारण भी प्लेट गतिशील होते हैं। और प्लेट की गतिशीलता का जो चौथा कारण है वह ये है कि प्लेट जो होते हैं वह दुर्बल मंडल पर गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर पे। और ये जो प्लेट होते हैं जो दुर्बल मंडल पर जो तैरते हैं, तो दुर्बल मंडल का चूंकि घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है किससे, प्लेट से। तो दुर्बल मंडल जो है प्लेट के भार को वहन करता है और ये जो होते हैं विस्कस होते हैं। दुर्बल मंडल का जो मटेरियल होता है वो विस्कस होता है, जिसके कारण वो उस पर वो तैरते रहते हैं। तो ये चार कारण हैं। अब ये चारों कारण को हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से कि कैसे ये चारों कारण काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए इसको हम देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो के संदर्भ में अपने कमेंट को ज़रूर करें। अच्छा बुरा जो भी हो, उससे मुझे मदद मिलती है वीडियो को इम्प्रूव करने में। तो आइए दोस्तों, ये जो चारों कारण हैं चारों को हम लोग जो है अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो चारों कारण है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी हमें समझना होगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये है आउटर कोर, ये है हमारा लोअर मेंटल और ये है हमारा अपर मेंटल। ये हमारा हो गया अपर मेंटल। क्योंकि डिजिटली है दोस्तों, क्योंकि हाथ अभी अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाया है इस पर, फिर भी देखिए ये है, इसे हम लोग बोलते हैं आई सी। आई सी ये है, इसे हम लोग बोलते हैं ओ सी। इसे हम लोग बोलते हैं एल एम। एल एम। और ये है दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं यू एम। ये शॉर्ट फॉर्म है, चूँकि देखने में दिक्कत होती लिखने में, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे में। यहाँ देखिए दोस्तों, आईसी का मतलब यहाँ पर हो गया इनर कोर, INNER, इनर कोर। आईसी का, ओसी का मतलब हो गया आउटर कोर, OUTER, आउटर कोर। ठीक है दोस्तों, एलएम का मतलब हो गया लोअर मेंटल। लोअर मेंटल।
यूएम का मतलब है अपर मेंटल। अपर मेंटल ये है सबका शॉर्ट फॉर्म। आप ये देखिए दोस्तों, ये जो है यूएम जिसे हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल, अपर मेंटल, इसी में हमारा क्या है, मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर, मैग्मा चेम्बर। इसी मैग्मा चेम्बर यानी अपर मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्थेनोस्फेयर। इन शब्दों को हम लोग जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना करेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। अगर इसको अभी मैं यहाँ बताने लगा तो ये टॉपिक हल्का हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इस शब्दों को देखते हैं कि इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, मैग्मा चेम्बर और एस्थेनोस्फेयर। ये हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अपर मेंटल है उसी में मैग्मा चैम्बर है, और उसी अपर मेंटल या मैग्मा चैम्बर के ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। और ये एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर चट्टानें होती है, वैसे पूरे अपर मेंटल की वही स्थिति होती है। तो आप देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जब इसका हम डिवीजन करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, तो किस में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। किसमें, कोर, इसमें विभाजित किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हम लोगों ने कोर को देख लिया, मेंटल को देखिए, हम लोग क्रस्ट को देखते हैं। और क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रस्ट जो बना होता है वो प्लेट से ही बना होता है। ये क्रस्ट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लेट से। अब इसी को हमको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो अपर जो एस्थेनोस्फेयर है, क्योंकि इसी के ऊपर प्लेट हमारे तैरते रहते हैं, यहाँ ये है एक प्लेट है, एक यहाँ ये प्लेट है। और एक यहाँ पर दोस्तों ये प्लेट है, इस प्रकार से प्लेट है। आप देखिए दोस्तों, जो प्लेट है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा है महाद्वीपीय प्लेट। ये कौन सा प्लेट है, इसे हम लोग बोल देते हैं कि ये है महाद्वीपीय प्लेट। और ये हमारा यहाँ पे ये है, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा है महासागरीय प्लेट। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। ये क्या हो जाएगा फिर, ये यहाँ से यहाँ तक महासागरीय और यहाँ से यहाँ तक ये महाद्वीपीय, मतलब ये महाद्वीपीय सा महासागरीय प्लेट है। और यहाँ पे ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, महासागरीय प्लेट। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ डायग्राम को क्लियर समझना है यहाँ पर, तो हम यहाँ मैं बना दे रहा हूँ इसका। ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये सीपी है। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब ये हो जाएगा, ये क्या है, ओपी है, ओशनिक प्लेट है। ठीक है दोस्तों, और जो एक ही प्लेट में जो दोनों है, मतलब ऐसे भी है और ऐसे भी है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों है, COP है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो एस्थेनोस्फीयर होता है, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में ही हम क्या देखते हैं कि पिघली चट्टानें होती हैं और इसी में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉट स्पॉट है, जो हम लोग चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हॉट स्पॉट है, जब यहाँ पे हॉट स्पॉट यहाँ पर होगा तो ऐसे क्या होंगे, तरंगे ऊपर की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगे, संवहन धाराएं ऊपर की तरफ उठेंगी, धारा ऊपर की तरफ उठ गई। अब ये जाने के बाद धारा यहाँ उड़ने के बाद क्या करेगी, यहाँ करंट से टकराएगी, और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, फिर एक इधर की तरफ क्षैतिज रूप से मुड़ जाएगी, और एक जो है क्षैतिज रूप से इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला जो था प्लेटों की गतिशीलता के बारे में, पहला यही था प्लेट गतिशीलता के बारे में जो हम देख रहे थे अभी, कि मैग्मा चैम्बर से उठता हुआ
लावा मैग्मा जो है क्या होता है, भूपर्पट्टी से टकराता है और टकराने के बाद क्या होता है, वो क्षैतिज रूप ले लेता है। यहाँ टकराया और टकराने के बाद देखिए क्या हो, क्षैतिज रूप ले लेता है। ठीक है, जिसके कारण प्लेटों में गतिशीलता होगी। चूंकि जब यहाँ से ये धराएं टकराई तो टकराने के बाद ये कैसी हो गई, ऐसे हो गई। तो जिधर इसकी एनर्जी रहेगी, दिशा की एनर्जी रहेगी मूवमेंट की, गतिशीलता की दिशा उधर ही तो प्लेट खिसकेंगे ना। इससे क्या होगा कि ये प्लेट जो है इधर की तरफ खिसकने लगेगा और ये प्लेट इधर की तरफ गतिशील हो जाएगा। मतलब कि दोनों प्लेट एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो कन्वेयर बेल्ट है, जिसे संवहनीय धाराएं भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वेयर बेल्ट, क्यों कहते हैं संवहनीय धाराएं, पहले हम वीडियो में लोग देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये अपना आगे की तरफ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब आ करके मान लेते हैं कि यहाँ पर आकर के ये धारा यहाँ पर ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो नीचे बैठने की प्रवृत्ति यहाँ पे आएगी ये, और जब नीचे बैठेगी तो इससे किधर की तरफ ये होगी, एक इधर की तरफ ये गतिशील होगी और एक ये इधर की तरफ, दो दिशाओं में ये चलने लगेगा इधर की तरफ। और ये यहाँ पे आया, मान ले आते आते फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ हॉट स्पॉट है, गर्म क्षेत्र है, और यहाँ से क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ ये धाराएं, ऊपर की संवहन धाराएं उत्पन्न होगी और फिर इधर की तरफ ये गतिशील होने लगेगा। तो दोस्तों इधर की तरफ ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि इधर से ये आ रहा है और इधर से ये जा रहा है। तो जाने के बाद यहाँ दोनों में क्या होगी, टकराएंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, टकराएंगी। तो जो यहाँ पर टकराहट उत्पन्न होगी, तो मैंने हम लोग पहले वीडियो में देखा था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। तो ये ओसनिक प्लेट है, इसकी डेंसिटी 2.87 हम लोग देख चुके हैं। इसकी डेंसिटी कितनी है, 2.87 है। इसकी डेंसिटी कितनी है महाद्वीपीय की, 2.65 से 2.67 तक है इसकी डेंसिटी। तो क्या होगा, जब टकराएगी तो महाद्वीपीय प्लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा कि महासागरीय प्लेट सबडक्ट हो जाएगा। तो महासागरीय प्लेट अगर ये मान लेते हैं महासागरीय प्लेट है ये, तो ये ऐसे हो जाएगा और महाद्वीपीय प्लेट इसके ऊपर रहेगा ये, और इसका यहाँ पर सबडक्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब ये सबडक्शन हो रहा है महासागरीय प्लेट का नीचे की तरफ, ये प्लेट जो है यहाँ पर ये प्लेट, ये जब नीचे की तरफ ऐसे जब धाराओं के जैसे, चूँकि यहाँ से संबंधित धाराएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे गिर रही हैं, यहाँ से वैसे आकर के गिर रहा है, तो ये जो यहाँ पर ऐसे आके नीचे की तरफ सबडक्ट होगा, ये यहाँ पर इसे सबडक्ट हो रहा है, प्रत्यावर्तित हो रहा है। तो जब यहाँ बेंड जो बन रहा है, यहाँ बेंड जिसे हम सिंकिंग भी बोलते हैं, प्लेटों का सिंकिंग होने जो हम लोग देख चुके थे। तो ये जो बेंड बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर प्लेट में गतिशीलता आ जाएगी ना। अचानक से जब बेल्ट होता है, कैसे गाड़ी हम लोग जब मुड़ाते हैं टर्न, तो हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, उसी कारण से यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लेट की गतिशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो था प्लेटों की गतिशीलता के बारे में जो हम लोग देखे थे कि जब मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, लावा ऊपर की तरफ उठता है, तो अर्थ क्रस्ट या प्लेट से टकरा करके क्षैतिज रूप ले लेता है, जिसके कारण प्लेटों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। दूसरा था कि जब प्लेट दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के क्रम में क्या होता है कि प्लेट का प्रत्यावर्तन होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्लेट यहाँ पे प्रत्यावर्तित हो जा रही है। अब प्लेट जब प्रत्यावर्तित हो रही है तो यहाँ पे गति आ रही है। तीसरा ये था, अच्छा एक चीज़ तीसरा देखने से पहले समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है दोस्तों। तो क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, अपसारी है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी सीमा। तो जब ये अपसारी सीमा है, इसका मतलब कि ये क्या है भाई, कंस्ट्रक्टिव प्लेट हो जाएगा ना, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। यहीं पे क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव ही है, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसका मतलब कि यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये जब दबाव बनाएगा, तो जब दबाव बनेगा तो उस वजह से इधर की तरफ क्या होगा, गतिशील होगी। एक तो यहाँ पे क्या हो गया, संवहनीय धाराएं दूसरे विपरीत दिशा में जा रही हैं, और दूसरे जो मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी यहाँ पे दबाव बनाएगा इससे इधर पार्श्ववर्ती भाग में, जिससे कारण प्लेट में यहाँ पर गतिशीलता होगी। और तीसरा क्या होगा कि यहाँ पे प्रत्यावर्तन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रत्यावर्तन हो रहा है, प्रत्यावर्तन से भी प्लेट में यहाँ पर गतिशीलता आ जाएगी। तो तीन कारण हम लोग देख चुके हैं। एक तो लावा टकराएगा तो क्षैतिज हो जाएगा,
या मैग्मा टकराएगा तो क्षैतिज हो जाएगा। एक्चुअल शब्द मैग्मा ही होना चाहिए। दूसरा कि अपसारी प्लेट सीमा के मध्य जब मैग्मा ऊपर की तरफ जाता है तो मैग्मा पार्श्ववर्ती भाग में दबाव डालता है, दोनों पर दूसरे की दिशा में गतिशील हो जाते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, प्रत्यावर्तन के कारण भी प्लेटों में गतिशीलता आती है। चूँकि प्रत्यावर्तन होता है तो प्लेट में बेंडिंग होता है, बेंडिंग के कारण वहाँ पर गति क्या होती है, वो बढ़ जाती है प्लेटों की। और जो चौथा हम लोगों ने कारण देखा था, चौथा कारण ये था कि प्लेट जो है स्टेनोस्फीयर पर तैरते हैं। प्लेट क्या होता है, स्टेनोस्फीयर पर तैरते हैं, और जो स्टेनोस्फीयर होता है वो चिपचिपा होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है, विस्कस होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि उनको तैरने का एक आधार मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इनको तैरने के लिए यहाँ पे स्टेनोस्फीयर में ये जो पूरा का पूरा जो स्टेनोस्फीयर है, ये यहाँ पे पूरा इनको एक आधार मिल जाता है जो लिक्विड रूप में रहता है। लिक्विड रूप में रहता है, इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो लिक्विडिटी साथ ही साथ डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या होता है, प्लेट इसके ऊपर तैरते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्लेटों के गतिशीलता के कारण। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ फिर मान लें कि यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर यहाँ नीचे गिरेगा, यहाँ से धाराएँ जो है इधर की तरफ ऐसे जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इधर की तरफ यहाँ से यहाँ से ऊपर की तरफ उठेंगी, फिर यहाँ आएंगी, यहाँ टकराएंगी। लेकिन इसका मतलब कि ये नहीं है कि अगर ये एक मान लेते हैं कि यहाँ ये एक प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लेट है ना दोस्तों, ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक ये एक प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है दोस्तों, इसका ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक गति दिखाया, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने दिखा रहा धारा का, तो कहीं बीच में अगर सिर्फ मैंने ये दिखाया कि संवहनीय धारा इस प्रकार सर्किल बनती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बीच में कोई संवहनीय धाराएं और ब्रेक करके नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बन सकती, जरूरी नहीं है कि यहाँ से एक प्लेट के नीचे सिर्फ एक ही सर्किल बने संवहनीय धाराओं का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नीचे अन्य धाराएं भी बन सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो हम लोग वहाँ देखे थे, पहले एक वीडियो में देखा था हम लोगों ने, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा हॉट स्पॉट, ये हॉट स्पॉट हो गया, ये हमारा कन्वेयर बेल्ट हो गया। यहाँ से ये पिलूम मैग्मा पिलूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही मैग्मा पिलूम आकर के ऊपर में जा कर के लावा के रूप में सतह पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ निकल रहा क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री हो जाएगा। लेकिन ये जो रचना बन रही है उसको क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट है। यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग बाउंड्री है, चूँकि दूसरे के करीब आ रही हैं, भले विनाश हो रहा है लेकिन दूसरे के करीब आ रही हैं। जब एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, मतलब कि यहाँ पे विनाश हो रहा है प्लेट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लेट का विनाश हो रहा है। तो ये था प्लेटों के गतिशीलता के कारण, जो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डायग्राम थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पा रहा चूँकि डिजिटल पैड है, इस पर थोड़ा सा फिंगर बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और ग्रिप नहीं बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आते हैं कि प्लेटों की गतिशीलता की दिशा की, प्लेटों की गतिशीलता की दिशा क्या है। तो प्लेटों की गतिशीलता की दिशा के, जो प्लेटों की गतिशीलता की दिशा है उसके दो आयाम है। पहला आयाम ये है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के सापेक्ष गति, ये जो प्लेट एक दूसरे के गतिशील होते हैं ऐसे, और ये अगर ये है, अगर ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, सॉरी यहाँ बनाता हूँ मैं, अगर ये प्लेट ये है ए है और यहाँ पे प्लेट बी है, ये प्लेट अगर बी है, तो एक दूसरे के संबंध में क्या गति है इस संदर्भ में प्लेटों गतिशीलता। और दूसरा ये है प्लेटों गतिशीलता की दिशा में कि पृथ्वी के आकार, जो पृथ्वी का आकार है और इसका जो घूर्णन है उसके संदर्भ में प्लेटों की दिशा। तो आइए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए दोस्तों, अभी मैं बता रहा था कि प्लेटों एक दूसरे के संदर्भ में मान लेते हैं कि समझने के लिए कि ये एक हमारा, इसके ऊपर में ये क्रस्ट है और नीचे में हमारा ये मेंटल है।
मैंने यहाँ बताया कि धाराओं की उत्पत्ति होती है, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे और ऐसे गतिशील हो रही हैं और यहाँ पर ऊपर में ये प्लेट अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, ये प्लेट अवस्थित है। तो ये प्लेट का एक दूसरे के संबंध में गति, ये प्लेट का और इस प्लेट के संदर्भ में क्या गति है। और मान लेते हैं कि एक बगल में एक और यहाँ प्लेट है, एक यहाँ पर प्लेट और ये ऐसे ये आकर के यहाँ से मिल रहा है। तो मतलब कि ये अगर ये प्लेट ए है, एक प्लेट बी है, एक प्लेट ये सी है, तो एक दूसरे के संदर्भ में प्लेट की क्या गति है, कैसे ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने टकरा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में टकरा, एक दूसरे की दिशा में गतिशील हो रहे हैं कि सिर्फ रगड़ खा रहे हैं, कैसी इनकी दिशा एक दूसरे के संबंध में। ठीक है दोस्तों, ये है एक दूसरे के संदर्भ में। तो जब इसे दूसरे के संदर्भ में आएगा तो उनका भी सारी ढंग का काम करते हैं, लेकिन उस दिशा क्या होगी, एक दूसरे के आमने सामने होगी। जब एक दूसरे डाइवर्ट करेंगे तो इनकी दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। जब एक दूसरे से रगड़ खाएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के पार्श्व की दिशा में इनका मूवमेंट होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट जो था पृथ्वी के आकार व घूर्णन के संबंध में। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है ये जेनवाइट शेप में है, जेनवाइट शेप में है ये। तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है पूरब से पश्चिम दिशा में, पश्चिम से पूरब दिशा में, तो पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन करती हैं। जब ये घूर्णन करती हैं तो घूर्णन के सिद्धांत के अनुसार जो भी यहाँ प्लेट विद्यमान होते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यमान होते हैं ऊपरी भाग में, वो क्या करते हैं कि वो बीच में आकर के संकेंद्रित होना चाहते हैं। ये हमारा अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर वाले पार्ट में ये आकर के जमा होना चाहते हैं, यहीं पे वो इकट्ठा होना चाहते हैं घूर्णन के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ये है कि पृथ्वी का घूर्णन का प्रभाव, पृथ्वी का घूर्णन का जो प्रभाव है, घूर्णन का प्रभाव से क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं वो चाहती हैं कि आकर के इक्वेटर के आसपास आकर के हम एकत्रित हो जाएं। और दूसरा है कि पृथ्वी के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। एक मैथमेटिशियन जिसका नाम है यूलर ने एक थ्योरम दिया था। उस थ्योरम के अनुसार पृथ्वी के आकार के कारण ही पृथ्वी का जो आकार है, अगर इस आकार पर यूलर थ्योरम को लागू करें तो उन्होंने बताया था कि अगर इस प्रकार से रोटेशन अगर होता है तो मैक्सिमम जो पृथ्वी में जो परिवर्तन 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी में अगर बहुत ज़्यादा अगर रोटेशन कारण पृथ्वी में अगर बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। अगर ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा 45 डिग्री यहाँ है, 45 डिग्री, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमारा ये है 45 डिग्री, तो मैक्सिमम परिवर्तन जो है हमारा इसी एरिया में देखने को मिलता है। इसका उन्होंने एक पिरामिड के बाद कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी पिरामिड जो होता है सिर्फ जो है वो कॉनिकल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है, बहुत सारा के दिया था। तो वही बात इन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में लगाया था कि अगर पृथ्वी ऐसे है, अगर पृथ्वी को इस भाग में बांट दिया जाए और ये आधा भाग ऐसे हो गया तो पृथ्वी की आकृति कैसे हो जाएगी, कॉनिकल शेप इस प्रकार से हो जाएगी। तो जो पृथ्वी का रोटेशन होगा तो सबसे अधिक परिवर्तन जो होगा वो बीच वाले भाग में ही यहाँ देखने को मिलेगा। इसी कारण हम देखते हैं कि अधिकतर टेक्टोनिक घटनाएं जो अर्थक्रस्ट जो अधिकतम जो टेक्टोनिक जो प्रोसेस देखने को मिलता है पृथ्वी पर, वो जो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही देखने को मिलता है। और देखिएगा कि अगर हम बात करें नवीन मुर्दार पर्वतों का कि जिसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से ही होती है, तो अधिकतर मुर्दार पर्वत, नवीनतम मुर्दार पर्वत तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही मिलती है। उससे भी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के में कम मिलती है, क्योंकि अधिकतर कॉन्टिनेंट का हमारा जो एक्सपेंशन है वो
उत्तरी गोलार्ध में ही है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ही 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच इस प्रकार के टेक्टोनिक मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उत्तरी हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट का एक्सपेंशन है। तो ये था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक की गतिशीलता के कारण एवं प्लेट टेक्टोनिक की दिशा। तो इस वीडियो को आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।